दोस्तों हम सैम्पल पेपर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1 फिजिक्स का हम डिस्कस कर चुके हैं 2024 एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को और देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे बोर्ड परीक्षाओं में। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ये सारे आपके निर्देश हैं, आप निर्देश चाहे तो पढ़ सकते हैं। निर्देश वही रहेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस वही रहते हैं जो लास्ट ईयर थे आपके, उसमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं। और आपके 31 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो फिजिकल कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज़ आपको मिलेगी हमेशा यहाँ पर रिटर्न में। और इसके बाद जो है सेक्शन ए स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपके एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। और ये 10 मार्क्स देंगे आपको। टोटल जो ये नंबर होगा ये 10 मार्क्स आपको दे के जाएगा इस क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का है जिसमें एमसीक्यू रहेंगे, केवल आपको सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो आपको मॉलिक्यूल बताना है कि कौन सा जो है आपका पोलर होता है। तो सभी को पता है NH3 अमोनिया जो है आपका क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइट। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइट या फिर ट्राईहाइड्रो ट्राई हाइड्रोनाइट्रेन, ये भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये सबसे सरल पेंटोज हाइड्रोक्साइड है, ध्यान रखना आपको। हाइड्राइड है, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्राइड है। ये सबसे सरल जो है पेंटोज, पेंटोजन जो है ये हाइड्राइड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यहां पूछा गया आपसे the kinetic energy and molecular momentum of a body rotating with constant angular velocity are E and L, what does 2E by L represent। तो हमको पता है कि ये जो चीज रिप्रेजेंट करता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, इन द गिवन सर्किट आई की वैल्यू 100 मिली एम्पियर है, I1 इक्वल्स टू I4 दे रखा है जिसको 60 मिली एम्पियर बोला गया है। द करंट I3 एंड I5 आर। अब यहाँ पे सर्किट है जो है इसको आपको पहले देखना होगा, सर्किट के हिसाब से जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तो आप दे नहीं सकते क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो है नहीं, न्यूमेरिकल बेसिस है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है इसको समझना है, उसके बाद ही इसका आंसर निकलेगा। इस सर्किट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एरो, कि एरो आपको किस तरह से शो किया गया है। अगर हम देखें तो आई आपका गिवन है और ये आई दो जगह पे डिवाइड हो रहा है, I1 में और I2 में। अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूं तो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि अगर I में से I1 जो लेके चला गया तो बचा हुआ I2 में जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका I2 की वैल्यू होगी, अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूं तो I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा आपका I माइनस जो करंट है आपका मेन करंट, उसमें से आपका I1 को माइनस कर देंगे, I1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर I1 को माइनस करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू है 100, माइनस में आपका I1 कितना गिवन है, I1 गिवन है 60। ठीक है, तो इसमें से 60 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाती है 40। I2 की वैल्यू निकल गई। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए I2 जा रहा है, ठीक है, और I5 आ रहा है। I2 और 5, I5 भी इस पॉइंट पे आ रहा है और I2 भी इस पॉइंट पे ही आ रहा है। अगर इस पॉइंट पे दोनों आ रहे हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं, I4 में जा रहे हैं। यानी कि मैं बोलूँगा I2 प्लस I5 इक्वल्स टू I4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि I2 जो होगा और साथ में I5 जो होगा, इन दोनों का सबमिशन जो है वो किसके बराबर हो रहा है, वो हो रहा है हमारे I4 के बराबर, राइट। और अगर ये I4 के बराबर है, एक तो चीज़ ये हमारे को पता चल गई। दूसरी चीज़ एक और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि I5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I5 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ से I5 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि I5 हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से I5 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो I5 क्या हो जाएगा, I5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I4 माइनस I2। तो यहाँ पे I4 माइनस I2।
यानी कि I5 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी। I4 कितना गिवन है हमारे को क्वेश्चन में, I4 है 60, तो हमने लिख दिया 60, माइनस में I2 अभी अभी हमने निकाला था, कितना है 40, तो हमारे पास ये 40 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो I5 जो है हमारे पास आ गया I5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये सारे मिली एम्पियर में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, अब एक चीज़ और आप देखोगे कि I3 जो है, यहाँ देखो I3 ये इस डायरेक्शन में है, I3 है और I5 है, ये दोनों मिलकर के एक तो इस पॉइंट पे आ रहा है और एक इस पॉइंट पे आ रहा है। ये किसके बराबर है, तो देखो यहाँ से जो आपका I3 है, ये I3 है आपका, प्लस अगर मैं कर दूं I5, दोनों से आपका डायरेक्शन में जो है, इन दोनों को करूं तो ये आपको I1 के बराबर मिल जाएंगे। क्यों कि I1 से जितना जा रहा है इस नोड पे यहाँ पर, ठीक है, I1 से जितना जा रहा है इस पॉइंट पे, उसमें से डिवाइड होके I5 में जा रहा है और उसी में से डिवाइड होके I3 में जा रहा है, यानी कि I3 प्लस I5 बराबर जो हो जाएगा I1 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, कि जो I3 है और I5 है, इन दोनों का एडिशन किसके बराबर है, वो है I1 के बराबर, क्योंकि I1 से ही ये I1 से जा रहा है और फिर डिवाइड हो जा रहा है I5 में और I3 में। अब यहाँ पर आप जो है निकाल सकते हैं, देखो I5 मेरे पास है, I5 है मेरे पास, I1 ऑलरेडी गिवन है 40, तो फिर मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो I3 निकाल लेते हैं यहाँ पे, I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका I1 माइनस I5, I1 माइनस I5। अब I3 की वैल्यू कितनी हो गई, तो I3 इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितने हमारे पास है 60, तो हमने लिखा 60, अगेन जो -5 हमने निकाला था 10, ये हो गया 10, तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, I3 की वैल्यू आ गई टोटल 60 माइनस 10 जो है 50। क्लियर हो गया ये भी, सॉरी यहाँ पर 10 नहीं 20, 60 माइनस 40 20 होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपका वैल्यू जो है कहीं मिस्टेक जो है आप चेक कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है, कभी ध्यान नहीं रहा तो आप चेक कर सकते हैं इसको सही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये 40 आ जाएगा, सारे वैल्यूज़ मिली एम्पियर में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, करेक्शन कर लेना आप ध्यान रख के, जो मैंने अभी अभी कराया है इसको, I3 इक्वल्स टू 40 आ गया, अब I3 40 आ गया, तो अब आप बताइए सॉल्यूशन में क्या पूछा है आपसे, I3 की वैल्यू पूछी है, I3 40 है, I5 की वैल्यू I5 की वैल्यू पूछी है, तो I5 जो है 20 है। इसका मतलब मेरे पास जो दो आंसर्स हैं, I3 तो 40 आएगा और I5 जो है 20 आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा है सही, ये देखना है। 3 एंड 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की 40 किसमें है 40 और 20 किसमें है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने जो बताया था लास्ट में यहाँ पर I5 की वैल्यू मैंने 10 लिख दी थी, तो इसको मिस्टेक से आप इसको सही कर लें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं और उसकी तरफ मूव करते हैं। और आपने जो सारे सैम्पल पेपर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी समझिए कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके अलावा जो है ये क्वेश्चंस आपने कर लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी तैयारी डन हो जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया द गेज प्रेशर 1 mm बिलो द वाटर सरफेस ओपन द एटमोस्फियर इज डेंसिटी, इसमें ब्रैकेट में गिवन है, हमारे को बताना है, ठीक है। द गेज प्रेशर 1 mm बिलो द वाटर सरफेस ओपन टू एटमोस्फियर इज, कितना होगा ये हमें बताना है, लेकिन हमारे को डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻³ kg/m³। एटमोस्फेरिक प्रेशर एटीएम प्रेशर कितना दे रखा है 101.3 किलो पास्कल।
और जो जी की वैल्यू है वो 10 दे रखे, 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो गेज प्रेशर आप जानते हो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं जो गेज प्रेशर होता है, गेज प्रेशर जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, तो गेज प्रेशर होता है जो आपका, हम बोलते हैं इसको, गेज प्रेशर जो होता है P माइनस पी नॉट। ठीक है, तो इजकल्स टू क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है, एच रो जी के बराबर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आपकी डेंसिटी कितनी है, 10⁻³ अच्छा, रो की वैल्यू कितनी लेनी है हमारे को, तो रो की वैल्यू तो आपको पता ही है 10⁻³ हो जाएगी, सॉरी डेंसिटी तो आपको 10⁻³ दे रखी है, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻³ तो एच की वैल्यू हो गई आपकी 10⁻³ इंटू कर देंगे आपका, रो की वैल्यू है 10⁻+3 इंटू कर देंगे हम, जी हमारे को गिवन है 10, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 10 पास्कल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन जो है आप देख पा रहे हैं ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, फिफ्थ नंबर देखिए, द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी आर, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछी गई है, सभी को डायमेंशंस पता होने चाहिए, हर विषय आपका जो हर क्वांटिटी है उसका जो है डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, 11th में आपने बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा है डायमेंशंस के बारे में। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो है, द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, कितना होता है वो 3/2 kBT, है ना, याद होगा फॉर्मूला आपको, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सेवंथ में है, आपको दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए हाइड्रोजन एटम आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, इन सभी की सेम काइनेटिक एनर्जी है, द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी लॉन्गेस्ट फॉर द, जब सेम इसकी पूरी की पूरी क्या है आपकी मूविंग काइनेटिक एनर्जी सेम है सभी की, तो एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसकी जो लॉन्गेस्ट किसकी होगी, एसोसिएट करेगी, तो वो करेगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग एंड ब्लॉक ऑक्सीलेटर इज ई इफ द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाई वन हैविंग डबल द मास, then the new mechanical energy for oscillations with the same एम्पलीट्यूड विल बी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो सेम एम्पलीट्यूड के हिसाब से कितना हो जाएगा ये आपका सेम इंस्टीट्यूट, अच्छा सिंगल ब्लॉक ई है, जब ये ई है ठीक है, तो सेम एम्पलीट्यूड के हिसाब से भी वो ई ही होगा, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th नंबर देखते हैं, the collector current in a common emitter transistor amplifier is 4 milliampere when the base current is increased by 20 microampere, the collector current increase to 6 milliampere, द करंट गेन इज, तो करंट गेन हमें निकालना है, सबसे पहले हमारे को पता है कि जो करंट गेन होता है, ठीक है, करंट गेन जो होता है वो कितना होता है आपका, इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, इसमें हम कहते हैं बीटा डी सी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल आई सी अपॉन डेल आई बी, राइट। तो थोड़ा सा इधर साइड कर लेते हैं, अब आपका
यहाँ पे वैल्यू कितनी है ये देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, देखिए आपको देख कितना रखा है यहाँ पर, इंक्रीज कितना हो रहा है, 6 है यहाँ पर और 4 यहाँ पर है। तो डेल आई सी का मान क्या हो जाएगा आपका, 6 - 4 इंटू 10⁻³ अपॉन यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पे 20 है, तो ये आपका 20 इंटू 10⁻, क्योंकि यहाँ पे मिली है और माइक्रो है, ध्यान रखना है, तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है, 6 - 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा इसका, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 20 आउट, 100 बचा। तो 100 ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड परमिट फाइनर डिटेल टू बी एग्जामाइंड यूजिंग ए माइक्रोस्कोप ऑफ गिवन न्यूमेरिकल apparatus। तो इसमें कौन सा होता है हमारा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चंस हो गए एमसीक्यूज के। अब जो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके आएंगे 8 क्वेश्चंस देंगे आपको 8 मार्क्स, हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर देगा यहाँ पर, और ये रिटर्न करना होगा आपको, यहाँ पर जो है आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा। तो 8 × 1 = 8 मार्क्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज ए ट्रांजिस्टर बायस्ड फॉर ऑपरेटिंग इट एज एम्पलीफायर। तो जो है हम कैसे कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को बायस, जब उसको हमें ऑपरेट करना हो एज ए एम्पलीफायर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस while the collector base junction is reverse bias, then it will be operating it as a amplifier। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह सेकंड जो क्वेश्चन है, जहाँ पे डिटेल क्वेश्चंस थे, जो मैंने आपको एमसीक्यूज कराए थे, ये डिटेल क्वेश्चंस थे जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए था किस तरह से क्या आंसर्स आने हैं। बाकी जो डिटेल क्वेश्चंस मैंने नीचे दिए हैं यहाँ पे, सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल डिटेल में है, तो आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अगेन जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा। अगेन जो है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये आंसर इसका आ जाएगा। न्यूमेरिकल बेस है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 हर्ट्स, ठीक है। आपको टाइम इंटरवल बताना है। टाइम इंटरवल क्या होता है, ये आपका ये होता है बीट पीरियड, और बीट पीरियड की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन में बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 2 हर्ट्स, तो 2 अपॉन कर देंगे तो 0.5 सेकंड निकल जाएगा। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, और आ जाइए फिर आपका नेक्स्ट जो है सेवन्थ क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। सेवन्थ हो गया, ये एट्थ क्वेश्चन है आपका। जो नेक्स्ट है बी पार्ट, यहां पर आपको जो है 8 क्वेश्चन ही करने होंगे, आपको मिलेंगे 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है। 11 क्वेश्चन में से केवल आपको 8 ही करने हैं, 3 आपको चॉइसेस मिलेंगे। सेलेक्ट वही क्वेश्चंस करने हैं आपको बेस्ट, जो आप इजीली कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरह से लाइन से आएंगे। 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको जो है कोई भी 8 करने होंगे। तो आप पहले पढ़ लोगे कि ये मैं थर्ड वाला कर सकता हूँ, फोर्थ वाला दिक्कत कर रहा है, इसको नहीं करूँगा। देन क्या होता है कि आप लोग जो है ज़बरदस्ती 8 स्टार्टिंग से करने लगते हो, तो इसमें आप गलतियां करते हो। तो आप थर्ड वाला कर सकते हैं, ठीक है। देन 4 वाला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। फिफ्थ वाला भी नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। सिक्स्थ वाला कर सकते हैं, यस। सेवन्थ वाला कर सकते हैं, यस। एट्थ वाला भी कर सकते हैं, यस। नाइन्थ वाला कर सकते हैं, यस। 10th वाला कर सकते हैं, नो। 11th वाला कर सकते हैं, नो। देन अगेन जो बचे हुए रिमेनिंग उसको कर दीजिए। तो आपको जो भी सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चंस को, वो पर्टिकुलरली बिल्कुल आपको सही हिसाब किताब से करने होंगे। तो अगर आपने इसमें कोई कंजूसी करी आपने पढ़ने में और समझने में, तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फोर्थ कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस का मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई भी 8 सेलेक्ट करके आपको करने हैं।
अगर ये आप 8 अटेम्प्ट करते हो, 8 क्वेश्चंस कर देते हैं, तो आपको 8 इंटू टू इक्वल्स टू 16 मार्क्स जो है यहाँ पे आप गेन करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और 8 के 8 क्वेश्चन करने बिल्कुल ज़रूरी हैं। बाकी ऑप्शंस तो आपके पास रहेंगे, तो आप 8 के 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और इसका जो है गिवन न्यूमेरिकल है ये, और यहाँ पर सारे के सारे डाटाज जो हमारे गिवन है वो लिख लिए हमने, फिर पास्कल लॉ लगा दिया, सभी जानते हैं, और उसके बाद जो है आंसर हमारा निकल के आ जाएगा सीधा सीधा डायरेक्ट। तो इस तरह से आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, ठीक है, इसका भी डाटा गिवन है हमारे पास में, और जो है इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह से सारे के सारे वैल्यूज मैंने दे रखे हैं, डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको डिफरेंसेस बताने हैं, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस में क्या हो सकता है, तो आप टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं, और कोई भी दो डिफरेंस एटलीस्ट जितने मार्क्स होते हैं, सपोज करिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 2 मार्क्स कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, जो भी आप समझ लीजिए, अब समझना है आपको। तो आप जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो आंसर लिखना है, आंसर कैसा होगा, आंसर में आपको जो है एटलीस्ट जो ये मार्क्स गिवन है ना, इससे एक ज़्यादा पॉइंट लेना है। यानी कि 2 मार्क्स है तो 2 + 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लिखना, हमेशा कोशिश करनी है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 2 तो लिखना ही है, एटलीस्ट 2 तो लिखना ही है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लिख देते हो एक, तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जितने मार्क्स हैं उससे अधिक पॉइंट एक लिखने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, 2 आप लिख सकते हैं, लेकिन आप 2 लिखते हैं और 2 में भी गलती हो जाएगी तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए 2 + 1 लिखिए। अगर 3 पॉइंट लिख देते हैं आप, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज करिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मैं 2 ही डिफरेंसेस बताऊंगा, तो ठीक है, अगर मैंने सही लिखा है तो 2 मार्क्स मेरे को 2 ही डिफरेंसेस में मिल जाएगा। लेकिन मैंने मान लीजिए सेकंड पॉइंट या फर्स्ट वाला पॉइंट मेरा गलत है, तो मैंने अगर ये नीचे वाले दोनों सही किए हैं तो भी मेरे को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको समझना है, ये ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखोगे तो आपकी जो गलती नहीं होगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी, एग्जामिनर आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट पाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने दिया हुआ है डिटेल में, बट आपको कोई भी 2 से 3 मार्क्स ही लिखने हैं। मैंने डिफरेंसेस ज़्यादा बताए हैं, जो आपको अच्छे से याद हो वही याद करने हैं, इसलिए मैंने डिटेल सोल्यूशन दिया है। क्योंकि हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, कोई आपका मीडियम जो है अंडरस्टैंडिंग का बच्चा है, कोई हाई अंडरस्टैंडिंग का बच्चा है, तो और कोई लो अंडरस्टैंडिंग का बच्चा है, तो कौन से पॉइंट याद करेगा, उसके हिसाब से सॉल्यूशंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो है सिक्स क्वेश्चन, इसका आंसर आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, प्रिडिक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है सेवन्थ क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट जो है आपका एट्थ क्वेश्चन, ये आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, इसमें ये ग्राफ भी आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर है यहाँ पे डाटा गिवन है और न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है, सारे के सारे सॉल्यूशंस मैंने दिए हुए हैं। नाइन्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसको कर दिया है हमने यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है आपका, टेंथ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें आपको केवल डायग्राम बनाना है एसी जनरेटर का, तो ये बनाया हुआ है, बाकी आप अपने बुक से भी रेफर कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका 11th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर है, डाटा गिवन है और आपको जस्ट केवल केवल फॉर्मूला लगाना है। 12वां क्वेश्चन है, इसका भी डाटा गिवन है, इसमें भी फॉर्मूला लगा देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है संट का। संट आपको बता देना है संट क्या होता है, और फंक्शन ऑफ संट पूछा गया है तो ये भी बता देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। तो इस तरह से आपको जो है 14 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 to 14 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको सही लगता है, जो ईजी लगता है, जो छोटा लगता है, जो अच्छा लगता है, उसको अटेम्प्ट करेगा आप। नेक्स्ट जो सी सेक्शन शुरू होता है यहाँ पर, इसमें भी आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करोगे तो वो 3 मार्क्स देगा आपको पर क्वेश्चन, यानी कि आपको 24 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने दे दिया है। डिटेल सॉल्यूशन है तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बनेगी कम से कम 2.5 से 3 घंटे की, जितना समय आप दे नहीं पाओगे एक वीडियो को, क्योंकि वीडियो है 5-5 हर सब्जेक्ट के, तो बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज हो जाएंगी उन वीडियोस को देखने में। तो फटाफट सॉल्यूशन को देखिए, स्टडी करिए, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए। अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपने मास्टरी कर ली। अब आप एग्जाम में जो है पास होने वाले हैं, और बेहतरीन नंबर से पास होंगे, जिनको डर लग रहा है, और बाकी जिन्होंने तैयारी कर रखी है और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो तो टॉप कर जाएंगे। तो ये सारा का सारा सोल्यूशन है आपके सामने। इसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर है, इसका डायग्राम दे दिया है हमने फुल वेव रेक्टिफायर का, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, उसके साइनस जो आपके वेव्स फॉर्म है वो कौन कौन से होंगे, तो ए पार्ट, बी पार्ट, और आपका जो है यहाँ पे दे दिया गया है कि आपका जो है कैसे कैसे इनपुट और आउटपुट में निकलता है। तो इनपुट में तो आपका साइनसोइडल निकलेगा, ठीक है, बी में और जो आउटपुट जो है आपका नॉर्मली निकलेगा, साइनसोइडल में नहीं निकलता है ये। और ये जो है इसके बारे में बताया गया है।
तो आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी मैंने जैसे बताया कि मैंने पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी है, बहुत ज़्यादा लिखना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल लिखिए और लेकिन समझिए ज़रूर। ये समझाने के तरीके से बनाया गया सॉल्यूशन कि आप इसको अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ करना चाहिए हमें और कितना लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर यहाँ पर है, डायग्राम के साथ में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए नीचे की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, 18 के बाद आते हैं हम नीचे की तरफ, और जितना आपको डिटेल लिखना है उतना ही लिखना, आप ज़्यादा नहीं लिखना। तो ये 18 हो गया आपका। अब 19 क्वेश्चन जो है ये रहा आपका 19 नंबर, इसका आंसर यहाँ पर है। और अब आएंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर। समझाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि डिटेल सोल्यूशन है। आप जैसे ही पढ़ोगे आपको एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा, इस तरह का ये सॉल्यूशन है। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि समझाऊं मैं इसको। जहाँ पे आपके एमसीक्यूज थे जिसमें डिटेल सोल्यूशन नहीं था तो मैंने उसको समझा दिया। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ दे रखी है, कैसे कौन सी चीज़ आएगी, जो भी डेरिवेशन है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये बता दोगे आप, वाइटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और उसके बाद में वर्किंग कैसा होगा ये भी आप बता दोगे। कम ज़्यादा कर सकते हो थ्योरी को, डेरिवेशन आपको ज़रूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद 22 नंबर है, इसमें डाटा गिवन है, न्यूमेरिकल हमारा बेसिस है, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक डाटा गिवन है, न्यूमेरिकल हमारा हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, तो आप दो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है 23, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेसिस है, और इसके सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं हमने अल्टरनेटिव, जो भी फॉर्मूले लगाने हैं आपको। 24 नंबर में भी डाटा गिवन है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला जो लगेगा बस आंसर निकल जाएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी डाटा गिवन है। ठीक है, जो जो डाटा है उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकल जाएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, शॉर्ट बार मैग्नेट वाला 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो इसमें भी डाटा गिवन है। हमारे को जो जो डाटा गिवन है उसको लिख लेंगे, हमारा फॉर्मूला लगेगा और आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर आते हैं केवल 3 क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास। हमें केवल 3 अटैम्प्ट करने हैं कोई भी क्वेश्चंस, और 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो 3 इंटू 4 मार्क्स, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे मिलेंगे 5 क्वेश्चंस, 5 में से आपको केवल 3 अटैम्प्ट करने हैं। 5 टोटल 5 क्वेश्चंस जिसमें से आपको केवल 3 अटैम्प्ट करने हैं 27 से 31 तक। तो 27 नंबर क्वेश्चन ये है, इसका आंसर यहाँ से आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, इसमें डायग्राम जो है हमने दे दिया है किस तरह से है। और यहाँ पे आ जाइए, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है यानी कि डेरिवेशन पार्ट है वो ये हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर जो क्वेश्चन है ये रहा, कंडीशन आपको ड्राइव करनी है। ऑकरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन तो आएगा, पक्का आएगा। मैं सारे जो मॉडल पेपर्स दे रहा हूँ आपको, सैम्पल पेपर्स दे रहा हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन सारे के सारे डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। आंसर ये हो जाएगा आपका। ये डायग्राम आप बनाओगे ही बनाओगे, और उसके बाद में जो थ्योरी है उसको समझा देना है। आप थोड़ा बहुत थ्योरी अपने हिसाब से कम करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद जो है ये डेरिवेशन है ये ज़रूर देनी होगी आपको। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेशन भी देना था फ्रिंज विड्थ के लिए, तो ये भी हमारा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं लेंदी हो जाते हैं लास्ट वाले। और 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसका आंसर यहाँ से आप देख लेंगे, ये न्यूमेरिकल टाइप में भी है थोड़ा सा और थ्योरेटिकल टाइप में भी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, डायग्राम बन जाएगा, डाटा गिवन है और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपका जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के जो है आपको बताने हैं कि 2 फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये फॉर्म्स मैंने दे दिए हैं अपने हिसाब से, बाकी इसमें डाटा गिवन है और न्यूमेरिकल बेसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 31 और लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो लास्ट क्वेश्चन से पहले बता दूं, जिन बच्चों को ये पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इस नोटिस के द्वारा जो आप पीडीएफ प्राप्त करते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे नोट इसीलिए करवाया है कि बच्चे काफ़ी समझते नहीं हैं या सुनते नहीं हैं, स्किप कर जाते हैं। तो इस चीज़ को आप जो है चेक कर सकते हैं। आप कोई भी पीडीएफ प्राप्त करते हैं एवरी सब्जेक्ट का, और सारे सब्जेक्ट से अवेलेबल हैं। आप चाहे 2020 की बात करें या फिर आप 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, ठीक है, 2023 की बात करें या फिर 2024 की बात करें, कोई भी आप जो है चाहते हैं 2024 का जो सैम्पल पेपर्स हैं या फिर 2019 की भी बात करें तो उसको भी हम करवा देंगे आपके लिए अवेलेबल। तो ये हर चीज़ अवेलेबल है और ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस पीडीएफ मिल जाएंगे आपको।
ठीक है, ये सारे के सारे जो भी आप चाहते हैं। बाकी आप अगर इसी साल का ये जो हम लेटेस्ट आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं 2024 के सैम्पल पेपर्स के, तो आप इनको भी ले सकते हैं इसी मीडियम से। तो यही चीज़ है आपको फॉलो करनी है। और यहाँ पर हम जो है 31 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 31 क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बेसिस है। पहले तो हमें थ्योरी थोड़ी सी बता देनी है, थ्योरी के बाद में जो है ये आपका डायग्राम हो जाएगा इस थ्योरी की। और यहाँ पर जो है आपको ये थोड़ा सा थ्योरी खत्म हुआ और यहाँ पर जो है डाटा गिवन है और उसके बाद में न्यूमेरिकल का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बाकी आप देखते रहे हैं और हर सब्जेक्ट के पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं इस माध्यम से जो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन पढ़ लिया होगा, सीख लिया होगा और आप तैयारी में लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।